हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की है। तो काफ़ी लेसन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 2 पार्ट इसकी आ चुकी है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे यहाँ पे पोल्यूशन के ऊपर होगी। तो पोल्यूशन के ऊपर आप लोग देख सकते हो, एयर पोल्यूशन है, वाटर कंजर्वेशन है, सॉइल पोल्यूशन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। साथ ही लास्ट लेसन में मैं जो क्वेश्चन पूछी थी उसकी आंसर बता देती हूँ, और कुछ क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए है जो कि आप लोग को आंसर देनी है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन है, इसके आंसर मैं बता देती हूँ। इमिशन गैप रिपोर्ट 2019 की, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। सेकंड है कि ओशन डी ऑक्सीजनेशन, इससे क्या समझते हो आप लोग। थर्ड है यहाँ पे कि 4 कैटेगरी क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसके ऊपर यहाँ पे हर एक कंट्रीज़ का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें इस रिपोर्ट के बारे में जो कि है इमिशन गैप रिपोर्ट 2019 की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 10th एडिशन है इस बार की। और ये जो रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की जाती है, ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको यूएनईपी भी कहते हैं। सेकंड है कि ओशन डी ऑक्सीजनेशन की बात करें, तो ओशन डी ऑक्सीजनेशन कहने का मतलब है कि जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है ओशन से, यानी कि ओशन में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओशन डी ऑक्सीजनेशन। ओशन जो यहाँ पे ऑक्सीजन गेन करती है वो अपर लेयर से करती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहने का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खुद का भोजन खुद बनाते हैं, और वो जो भोजन अपनी खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस होता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो इससे क्या होता है ना कि अपर लेयर में ऑक्सीजन होती है, तो जो ओशन है वो ऑक्सीजन उसी से ले लेती है। और ऑक्सीजन कहाँ से लिया जाता है, एटमॉस्फेयर में, जो कि आपका अंडर सैचुरेटेड वाटर में डिजॉल्व है। तो ये इस तरीके से जो है ओशन लिया जाता है, ओशन से जो है ओशन जो है ऑक्सीजन लेती है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ओशन में, तो इसको हम लोग ओशन डीऑक्सीजनेशन कहते हैं। थर्ड जो बातें हैं यहाँ पे वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। सबसे पहले ये समझिए कि ये पब्लिश किसके द्वारा की जाती है। तो ये है जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और ये हर एक साल इस रिपोर्ट की पब्लिश होती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे अगर हमने 4 इंडिकेटर या फिर 4 कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितनी होती है, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी इसी का है, 40% तक यहाँ पे देखा जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी है जहाँ पे 20% देखी जाती है। एनर्जी यूज़ है जो कि 20% देखी जाती है। क्लाइमेट पॉलिसी की बात करें तो अगेन ये 20% है। तो 20 20 20 60 एंड प्लस 40, यानी कि 100% इस तरीके से यहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज का जो परफॉर्मेंस है उसको हर एक कंट्री का मेजर किया जाता है। अब आते हैं आज के लिए कुछ फ्रेश क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन बढ़ाने के लिए कहे थे, तो मैं और भी बढ़ाऊंगी क्वेश्चन आज के लिए। फिर आपके लिए 4 क्वेश्चन है। अब सीधे धीरे धीरे मैं 5 6 क्वेश्चन इस तरीके से पूछूंगी, तो आप लोग का जो यहाँ पर रिविजन है ना वो और ज़्यादा होते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिसेप है, सिसेप की फुल फॉर्म बतानी है, और सिसेप की कौन कौन से मेंबर कंट्री है इसके बारे में आपको बताना है। सेकंड है यहाँ पे कि जो ग्लोबल कार्बन एटलस 2019 है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की, तो इसकी फाइंडिंग में क्या क्या निकल कर आया है ये बताना है कि कौन सी कंट्रीज ज़्यादा इमिट करती है, कौन सी कंट्री कम इमिट करती है। तो इस तरीके से क्या फाइंडिंग थी प्रॉपर, इसके बारे में आपको बतानी है। थर्ड यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है कि कौन सी कंट्रीज है जो कि फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट बन चुकी है जो कि अपने यहाँ इन्वायरमेंट और क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करी है। फोर्थ यहाँ पे बताना है कि वीना कन्वेंशन से आप लोग क्या समझते हो, मेनली ये किस तरीके की कन्वेंशन है, यहाँ पे किस बारे में बात की जाती है। और ये जो मैं यहाँ पे पूछी कि फर्स्ट कंट्री का नाम बताना है जो कि अपने यहाँ इमरजेंसी क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करी है। इसके बाद एक सेकंड कंट्री भी यहाँ पे डिक्लेयर करी है, उसका भी नाम बता दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है और आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब आइए हम लोग आर्टिकल पर वापस चलते हैं। अब आते हैं पोल्यूशन पे, और इस पे भी सबसे पहले एयर पोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी टॉपिक है और सबसे ज़्यादा जो है डरावनी टॉपिक है तो इसमें भी दिल्ली एयर पोल्यूशन देखते हैं। रिसेंटली आप लोग को पता है कि एक डिबेट छिड़ गया था, वो भी किसमें कि बहुत सारी सोर्सेज है जो कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन का ना बहुत सारा सोर्सेज है, इसके ऊपर डिबेट हो गई थी। तो डिबेट मतलब कि एक बहस हो जाती है कि हाँ ये भी सोर्सेज है जिसके थ्रू जो है दिल्ली में एयर पोल्यूशन हो रही है, ये भी सोर्सेज है, ये भी सोर्सेज है। तो इस तरीके की तो बहुत सारी सोर्सेज पता चली है, जो कि अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़ जो कि हम लोग न्यूज़ में देखते थे, उसके अलावा भी बहुत सारी सोर्सेज पता चली कि जिससे हमारे दिल्ली में जो है एयर पोल्यूशन हो रही है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया गया है, सरकार किस तरीके से आगे निकल कर आ रही है और एयर पोल्यूशन को यहाँ पर टैकल करने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि दिल्ली ऐसी पहली सिटी है जो कि BS6 जो फ्यूल है, BS6 फ्यूल उसको रन कर रही है। अब यहाँ पे इसकी बात क्या हो गई, तो ये BS का मतलब होता है कि भारत स्टेज। तो भारत स्टेज जो अब तक आप देखोगे जो गाड़ियाँ होती है, 4 व्हीकल्स होते हैं, तो वो यहाँ पे 4th फ्यूज़ की थी,
यानी कि आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो ये सारी फोर्थ फ्यूल्स की है। ओके, लेकिन अब क्या है ना, कहा गया था कि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन को देखते हुए यहाँ पे जो BS6 है ना, इसकी व्हीकल को स्किप करके इस स्टेज को हम लोग स्किप कर दिए और डायरेक्ट हम लोग जंप कर गए हैं BS6 में। ओके, तो ये 6 फ्यूल में हम लोग किए। क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पे 10% आपका जो है कम इमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम इमिशंस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की सल्फर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे कम इमिशन होती है, मीथेन की कम इमिशन होती है। तो इसलिए इस तरीके के जो है यहाँ पे आपका डायरेक्ट जो आपका यूज़ करने का जो है BS6 फ्यूल्स का जो यूज़ करने का सिटी है वो सबसे पहले कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। साथ ही दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन CNG फ्यूल्ड बसेस को भी चलाया गया। इट मीन्स कि यहाँ पे CNG बस तो है, आज के डेट में मुझे लगता है कि अप्रॉक्स सारे सिटीज़ में आपको CNG देखने को मिलेगा। तो ये जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसको तो चलाया जाता ही था जो भी आपके फ्यूल्ड बसेस थे, लेकिन हाइड्रोजन CNG गैस है जो कि आपका ज़्यादा एक होते हैं ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इससे ज़्यादा पॉल्यूशंस नहीं होती है। तो इससे जो है पॉल्यूशंस को कम करने के लिए, इमिशन को कम करने के लिए इस तरीके का जो है बस चलाया गया। साथ ही हाइड्रोजन CNG की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और CNG होते हैं जिसको ब्लेंड कर दिया जाता है और एक आइडल हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है ना वो 18% तक रहता है। अगर हम लोग कन्वेंशनल CNG में देखें तो यहाँ पे जो आपका यूज़ होता है हाइड्रोजन CNG का, ये इमिशन को रिड्यूस करती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ये 70% तक यहाँ पे कम हो जाती है और इससे जो है फ्यूल की भी बचत होती है जो कि 5% तक आपको देखने को मिलेगा। तो 70% तक आप लोग देख रहे हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत ही जहरीली गैस होती है और इसी के कारण जो है बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। तो 70% तक अगर यहाँ पे हम लोग CNG में अगर हाइड्रोजन को मिला देते हैं तो उससे 70% तक का अगर एयर पॉल्यूशन कम हो जाता है, तो क्यों नहीं हम लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल करें। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना HCNG का मतलब समझिएगा कि हाइड्रोजन को यहाँ पे CNG के साथ जो है ब्लेंड कर दिया जाता है, जिससे कि हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो यहाँ पे इमिशंस है वो कम हो जाती है और अप टू 70%, और इससे फ्यूल भी बचत होती है, 5% तक यहाँ पे बचत होती है। हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट की बात करें तो एक हाई लेवल कमेटी है जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा इसको बनाया गया था और उसमें कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी कि किस तरीके से हम लोग एयर पॉल्यूशन के लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे, वो भी NCR वाले रीजन में। तो ये जो रिपोर्ट है ना ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस दी है कि किस तरीके से एक्चुअली हम लोग एयर पॉल्यूशन से जो जूझ रहे हैं तो उसको कैसे फाइट कर पाएंगे। तो सबसे पहला बताया गया है कि हम लोग को लीडार का इस्तेमाल करना चाहिए। इट मीन्स कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग को इस्तेमाल करना है। वायरलेस जो सेंसर नेटवर्क टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करना है जिससे कि बेटर तरीके से पॉल्यूशन मॉनिटरिंग हो सके। सबसे पहले तो चेक करना होगा ना कि पॉल्यूशन का लेवल क्या है, किस तरीके के पॉल्यूशन है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में है वो किस तरीके की गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, किस तरीके की चीज़ें हैं जो कि हमारे ह्यूमन बींग को, एनिमल, प्लांट सबको यहाँ पे दिक्कत पहुँचा रही है। तो ये सारी चीज़ को पहले मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को चेकआउट करने के लिए हम लोग को रिडार यहाँ पे इस्तेमाल करना है और वायरलेस सेंसर नेटवर्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। लीडार की बात करें तो ये एक हाई इंड एप्लीकेशन लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी है, लेज़र है जो कि यहाँ पे पॉल्यूशन को मॉनिटरिंग करती है। और यहाँ पे हाई लेवल अगर कमेटी की बात करें तो वो यहाँ पे इसको रिकमेंड की है कि इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए और हर एक कुछ प्लेस में जो है ना हम लोग यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट होती है पॉल्यूटेंट्स का तो उसको हम लोग ट्रैक कर पाएंगे, वो भी हायर एल्टीट्यूड तक। सेकंड है यहाँ पे कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क है तो इसको भी यूज़ करना चाहिए एज ए इंडिकेटिव मॉनिटरिंग टूल के जैसा, वो भी फ्यू एक्टिविटीज़ के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ एक्टिविटीज़ के लिए इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कहीं माइनिंग हो रही है, खनन का काम हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग जो है वायरलेस सेंसर नेटवर्क देख सकते हैं कि सेंसर एक तरीके का इस टेक्नोलॉजी में सेंसर लगी है जिससे कि डिटेक्ट हो जाएगा ईजिली कि यहाँ पे पॉल्यूशन का मात्रा कितना है। तो जहाँ पे माइनिंग होती है, खनन का काम किया जाता है तो वहाँ पे भी पॉल्यूशन होती है। लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे बड़े बड़े आपके बिल्डिंग वगैरह बनते हैं, बड़े बड़े आपके जो है शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये सब बनते हैं जहाँ की कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे होता है तो वहाँ पे भी पॉल्यूशन होती है। साथ ही यहाँ पे जो एयर क्वालिटी डेटा है उसको सप्लीमेंट करने के लिए और यहाँ पे जो हमारी रिपोर्ट है उसके द्वारा क्या होगा कि फर्दर हम लोग इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर पाएंगे कि हाँ किस तरीके का यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है और कैसा कैसा पॉल्यूशन हो रहा है। तो पहले पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग लीडार को यूज़ करेंगे और साथ ही साथ वायरलेस जो कनेक्टिविटी है, वायरलेस जो हमारे यहाँ पे सेंसर्स है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे अडॉप्शन, यानी कि ऑक्सी फर्नेस को हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में अडॉप्ट करेंगे। ऑक्सी फर्नेस जो है ना सिर्फ ऑक्सीजन को यूज़ करती है और वो भी एज ए फ्यूल, ना कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर को यूज़ किया जाता है जिसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो ऑक्सी फर्नेस को इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो यहाँ पे प्रोडक्शन है वो अबाउट 90% तक इंडस्ट्री में कम हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आप लोग देख सकते हो अगर इस तरीके का ऑक्सी फर्नेस का इस्तेमाल किया जाएगा इंडस्ट्री से, क्योंकि इंडस्ट्री से भी आप लोग को पता है कि जो चिमनी से धुआं निकलती है बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है, वो भी कंट्रीब्यूट करती है हमारे एयर पॉल्यूशन को और हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा करने में। तो क्यों ना हम लोग ऐसा चीज़ इंडस्ट्री में इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी जो हवा जो निकल रही है चिमनी
चिमनी से जो धुआं निकलता है, गैसेस निकलती है, तो वो इतनी ज़्यादा नॉन टॉक्सिक ना हो, ना ही इतने ज़्यादा हो जो कि हमारे पॉल्यूशंस को कंट्रीब्यूट करें। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को जो है ना ऑक्सी फर्नेस का इस्तेमाल करवाना है, जिससे कि सिर्फ यहाँ पे फ्यूल जो है ना ये ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करती है एज ए फ्यूल, और यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्शन होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की वो 90% तक कम हो जाती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन होती है वो टॉक्सिक गैसेस में आता है, जिससे कि अगेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद फोटो कैटलिस्ट पेंट है जो कि यहाँ पे रोड में यूज़ होता है, यानी कि जो सड़क है ना उसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके का पेंट होता है। तो ये पेंट में आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड है जो कि एक गुड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है और ये पॉल्यूटेंट को रिमूव भी कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे आपका वोलेटाइल अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको भी रिमूव कर सकती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी रिमूव कर सकती है एटमॉस्फेयर से, वो भी यहाँ पे सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंट में। तो इस तरीके का रोड में भी हम लोग को इस तरीके का पॉलिशिंग करानी है तो ज़रूर करानी चाहिए, जिससे कि हमारी जो पॉल्यूटेंट है एटमॉस्फेयर में वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो सके। उसके बाद एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो एंटी स्मोक गन है ना ये एक तरीके का डिवाइस है जो कि न्यूबलाइज्ड वाटर को जो है ना स्प्रे करती है, और वो भी एयर में ड्रॉपलेट के जैसा ही इसको स्प्रे किया जाता है। वो भी हाई प्रेशर प्रोपेलर होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसको सेटल डाउन करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो एंटी स्मोक ये गन्स होती है, जैसे गन बंदूक आप लोग देखिए ना, तो उस तरीके से चलाकर जो है ना स्प्रे किया जाता है और ड्रॉपलेट्स जैसा ये पूरे एटमॉस्फेयर में जाती है, जिससे कि जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो सेटल डाउन होते हैं। उसके बाद एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें कि स्मोक टावर को यहाँ पे सेटअप करने की बात की गई है, और ये कितना फीट ऊंचा रहेगा, तो 20 फीट तक ऊंचा रहेगा। तो एक स्मोक टावर है। तो स्मोक टावर बेसिकली एक तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर जैसा इसको डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि हमारे पॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स है ना एटमॉस्फेयर से वो यहाँ पे रिड्यूस हो पाएंगे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्मोक टावर जो यहाँ पे सेटअप करने की बात की गई है तो इसका पर्पस क्या है, क्या इसका पर्पस है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए यहाँ पे स्मोक टावर का आपका सेटअप करने का बात किया जा रहा है, वो भी 20 फीट में होगी। उसके बाद एक्शन प्लान लिया जा रहा है क्लीनर इंडस्ट्री के लिए। तो नीति आयोग जो है ना साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ एक जॉइंट इनिशिएटिव को लॉन्च करी है जो कि है क्लीन एयर बेटर लाइफ, वो भी 2016 में, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि एयर पॉल्यूशन के जो भी इश्यूज़ है ना दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में उसको यहाँ पे जो है एड्रेस करना है। तो उसके लिए कुछ एक्शन प्लान लाया गया। अब कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बेस्ट देखें दिल्ली एनसीआर में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ना वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इमीटर है, यानी कि दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उससे बहुत ज़्यादा इमिशन होता है, और सबसे ज़्यादा इमिशन इसी से होता है। P.2.5 जो पार्टिकल्स है ये इसी से निकलते हैं। 17.9% से लेकर 40% तक जो है इन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और रोड डस्ट की बात करें तो वो भी लार्जर कॉन्ट्रीब्यूटर है हमारे PM10 पार्टिकल्स का, जो कि यहाँ पे 35 से लेकर 65% तक आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारे एयर पॉल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। लोग डिफरेंस देख सकते हो, ये डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि PM2.5 में और PM10 में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर PM2.5 की बात करें तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, फाइन पार्टिकुलेट होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उससे बड़े साइज के ये PM10 होते हैं। और इसमें साइज भी आप देख सकते हो ये बिगर है, और यहाँ पे PM2.5 की जो यहाँ पे पार्टिकुलेट होते हैं डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एकदम छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देख सकते हो तो PM10 की अगर बात करें तो ये एयर में जो है ना लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, वहीं PM2.5 की बात करें तो ये एयर में लंबे समय तक रह सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना PM10 की बात करें तो इससे क्या है ना कि लेस सेवियर हेल्थ इफेक्ट होता है, यानी कि इससे जो हेल्थ इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, लेकिन इससे जो है ना PM2.5 से जो है ना बहुत ही ज़्यादा वर्स इफेक्ट होता है। तो ये भी समटाइम्स ऐसा पूछा जाता है कि दोनों में से कौन डेंजरस है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि PM2.5 से हेल्थ को ज़्यादा डेंजरस होता है और डेंजरस इम्पैक्ट है अगर हम लोग PM10 के कंपैरिजन में देखें। और PM2.5 की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, लेकिन PM10 की अगर बात करें तो ये शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो ये जो यहाँ पे आपको डिफरेंस बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है PM आपकी 2.5 और 10, तो इसके बीच में आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आइए आर्टिकल पे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बताया जा रहा है जो फ्यूजिटिव यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर इमिशंस है वो एयर पॉल्यूटेंट है, स्पेशली जो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ओरिजिनेट होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स से होती है और बहुत ही वाइड एरे है एक्टिविटीज़ का, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम आपका जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेज से आपका जो है इस तरीके का पॉल्यूटेंट जो है आपका निकलता है, और ये आपका स्पेसिफिक डिस्चार्ज पॉइंट के अपोज में। इट मीन्स कि यहाँ पे एग्जॉस्ट और जो स्टैक्स देखने को मिलेगा, जैसे चिमनी है, पाइप है, वेंट है, डस्ट है, तो ये सब पॉइंट सोर्सेज है जहाँ से आपका जो है यहाँ पे आपका पॉल्यूशंस निकलती है। एयर पॉल्यूशन अगर हम लोग समर और विंटर में बात करें तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे एड्रेस करिए कि एयर पॉल्यूशन की जो सोर्स है और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है समर और विंटर में, यानी कि दोनों सीजन में यहाँ पे बताया जा रहा है। जो रिलेटिवली अगर हम लोग देखें तो लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये रोड और सॉइल डस्ट से है,
साथ ही समर में जो फ्लाई ऐश है इससे भी लार्ज यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि ड्राई वेदर कंडीशन है, हाई विंड स्पीड है, तो इसमें क्या होता है कि डस्ट स्टॉर्म होता है। जैसे आप लोग समर सीजन में आप लोग अभी भी देखते होंगे कि हीट स्ट्रोक चलती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा चलती है जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा मूव होती है, तो इससे डस्ट और जो फ्लाई ऐश है ना वो यहाँ पे एयरबॉर्न होती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लार्जर कंट्रीब्यूटर कब है, समर वाले सीज़न में। ओके, तो समर वाले सीज़न में आपका यहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये बताया जा रहा है। विंटर में आप देख सकते हो, समर में देखा जा सकता है कि बहुत अच्छे से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेकेंडरी पार्टिकल्स का है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि विंटर में आपका 30% है, तो समर में 15% है। बायोमास बर्निंग की बात करें तो ये भी आपकी समर में जो है वो कम है, विंटर में ये ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो है ये सब कुछ आपका विंटर में कम है और विंटर में ज़्यादा है, और विंटर में कम है और समर में ज़्यादा है। सॉइल और रोड डस्ट भी आप लोग देख सकते हो कि समर में कितना ज़्यादा है, विंटर में कम है। कोल और जो फ्लाई ऐश है ये भी आपका विंटर में कम है और समर में ज़्यादा है। तो व्हीकल से भी आप लोग देख सकते हो कि विंटर में ज़्यादा होता है, समर में कम होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपका सारा बताया गया है कि किस किस चीज़ में जो है ना समर में ज़्यादा पॉल्यूशन होती है और किस किस चीज़ से जो है विंटर में ज़्यादा पॉल्यूशन होती है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। हालांकि मैं थोड़ा बता देती हूँ कि समर में जिससे आपका ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन होता है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सॉइल एंड रोड डस्ट, उसके बाद है आपका कोल एंड फ्लाई ऐश है, उसके बाद आप लोग ज़्यादा देख सकते हो तो ज़्यादा मुझे लगता है बायोमास बर्निंग से भी है। ठीक है, लेकिन ये 3 चीज़ है जो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। और वहीं अगर हम लोग फर्स्ट 3 चीज़ देखें जो कि विंटर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो हमारे यहाँ पे बायोमास बर्निंग है, उसके बाद यहाँ पे व्हीकल्स है, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि कुछ सेकेंडरी पार्टिकल्स हैं। तो ये तीनों आपकी विंटर की हो गई, ये तीनों आपकी जो है समर की हो गई। और सॉलिड वेस्ट बर्निंग जो है ना ये हर टाइम है, यानी कि एकदम सदाबहार है, एवरग्रीन है, हर टाइम ये पॉल्यूशंस को यहाँ पे बढ़ावा देती है। ओके, अब आते हैं ऑनगोइंग स्कीम्स, देखते हैं कि हमारे जो एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो पहला देखते हैं, पहली यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करी है, वो भी सेंट्रल सेक्टर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन स्कीम के तहत। ये लॉन्ग टर्म है, यानी कि लंबे समय तक लिए है, टाइम बाउंड है, यानी कि इसमें आपका स्पेसिफिक टाइम है, और नेशनल लेवल स्ट्रैटेजी है, यानी कि पूरे नेशनल लेवल स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से एयर पॉल्यूशन को जो है ना टैकल किया जा सकता है हमारे कंट्री में जहाँ पे भी हो। यहाँ पे टारगेट है कि हम लोग को रिड्यूस करना है 20% जो है, 20 से 30% तक PM10 में, और PM2.5 के कंसंट्रेशंस में हम लोग को 2024 तक, ये टाइम बाउंड हो गया क्योंकि 2024 तक यहाँ पे 20 से 30% तक कम करना है। और बेस ईयर जो यहाँ पे रखा गया है जिसके थ्रू यहाँ पे जो है कंपेयर करा जाएगा, यानी कि 2017 को बेस ईयर माना गया है। उस समय देखा जाएगा कि कितना यहाँ पे आपकी पॉल्यूशन लेवल थी, उसी को यहाँ पे मेज़र किया जाएगा। और 2019 की यहाँ पे बात की जा रही थी कि किस तरीके से जो है यहाँ पे हर एक साल आपका देखा जाएगा, 2020 की भी पॉल्यूशन देखी जाएगी तो उसको बेस ईयर से नापा जाएगा कि इस बार इंक्रीज़ है कि डिक्रीज़ है। तो इस तरीके से रखा गया है। 102 यहाँ पे नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है, 102 यहाँ पे नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है, यानी कि वो सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान भी लिया गया है। मोस्टली कहाँ पे, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में, जहाँ पे जो है आपका एम्बियंट एयर क्वालिटी डेटास को देखा जा रहा है। 1 सेकेंड, और यहाँ पे आपका एम्बियंट एयर क्वालिटी डेटा है जो कि पीरियड आपका 2011 से 2015 में है, और WHO भी रिपोर्ट करी है वो भी 2014 में। तो यहाँ पे बात यही है कि यहाँ पे आपका जो है अलग से भी रखा गया है, यानी कि सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान भी लिया गया है, जहाँ पे आपका पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी इसको काम करने की कोशिश की जाएगी, इस तरीके के एक्शन प्लान को वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड है यहाँ पे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये आपका नोटिफाई किया गया था जनवरी 2017 में, जिसमें कि जो आपका एयर पॉल्यूशन है दिल्ली और NCR वाले रीजन में उसको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन अथॉरिटी है वो यहाँ पे इसको इन्फोर्स करेगी। इट मीन्स की ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को। अगर यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस की बात करें जो कि यहाँ पे वर्क करती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, इसी को बनाया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है। साथ ही जो यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस बढ़ते जा रही है अगर किसी एरिया में, और स्पेशली यहाँ पे नेशनल कैपिटल रीजन में, तो उसको यहाँ पे जो है और ज़्यादा प्रिवेंट करनी है और कंट्रोल करना है। तो बेसिकली जो इसको बनाया गया था, इसको यहाँ पे जो बनाई गई थी वो नेशनल कैपिटल रीजन के लिए ही बनाई गई थी। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस की बात करें तो इसको एम्पावर किया गया है कि वो स्यूमोटो एक्शन भी ले सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लेन के ऊपर बेसिस भी है, जो कि इंडिविजुअल भी अगर यहाँ पे कंप्लेन करती है तो उसकी भी बातों को यहाँ पे रखा जाता है, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि इन्वायरमेंटल इशू सेक्टर में अगर काम कर रही है, वो ये सारे लोग भी अगर यहाँ पे कंप्लेन करते हैं, किसी भी तरीके की बात करते हैं या फिर एयर पॉल्यूशन को लेकर, तो उसको भी एड्रेस किया जाता है।
यहाँ पे ग्रेडेड मेजर्स को यहाँ पे देखा जाता है। साथ ही कुछ एजेंसीज भी इंप्लीमेंट करती है इस तरीके को, जिसमें कि आपका जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स कैटेगरी रखा गया है, यानी कि देखा जाता है कि मॉडरेट टू पुअर है, या फिर वेरी पुअर है, या फिर सेवियर है, या फिर सेवियर प्लस है, या फिर इमरजेंसी वाले केस में। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका इंडिकेटर रखा गया है और उसी के बेसिस पे देखा जाता है कि यहाँ पे जो है किस तरीके की यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है। उसके बाद वायु है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये। वायु स्टैंड फॉर विंड ऑगमेंटेशंस प्यूरिफाइंग यूनिट है। ये एक एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है जो कि एयर को प्यूरिफाई करेगी, वो भी यहाँ पे 500 मीटर स्क्वायर के एरिया में। इसको जो डेवलप किया गया है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। साथ ही यहाँ पे नेरी भी है, यानी कि CSIR नेरी भी है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो एक टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट की एक पार्ट है, जो कि इसको फंड कौन करती है, तो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो डिवाइस है ये मेनली दो प्रिंसिपल के काम करती है। एक तो विंड जनरेशन, यानी कि जो आपका हवा चलती है, विंड जनरेशन होता है जिससे कि एयर पॉल्यूटेंट डाइल्यूट होते हैं और एक्टिव पॉल्यूटेंट को रिमूव किया जाता है। तो ये दो काम होता है वायु के अंदर। फिर बहुत सारी स्टेप्स जो है वो भी लिया गया है, जिसमें कि अवेयरनेस फैलाने की बात की गई है। लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ये एयर पॉल्यूशन है क्या और ये किस किस कारण से हो रहा है। मोस्टली जो एयर पॉल्यूशन के कारण है ना, वो हमारे जैसे लोगों के ही कारण होता है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है, जानते नहीं है। ये अवेयरनेस की कमी होती है, तो इसलिए अवेयरनेस फैलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जनरल पॉपुलेशन में। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिया गया है जिसके थ्रू हम लोगों को बता सकते हैं कि आप जो यहाँ पे काम कर रहे हो उसके कारण ही हमारी दिल्ली की जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो कृपया करके ये सारी कामें ना करें। तो इसके लिए एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है समीर। तो समीर को लॉन्च किया गया था एयर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, और ये सारे पब्लिक लोग के लिए अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पे कुछ प्रोविजन भी दिया गया था कि वो यहाँ पे कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि यहाँ पे पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ हो रही है तो वो कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है एजुकेशन, इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग स्कीम। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नेशनल ग्रीन कॉप प्रोग्राम है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। तो यहाँ पे 1 लाख स्कूल्स जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया है इको क्लब जैसा, जहाँ पे नियरली 30 लाख स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ में। जैसे कि एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है ना, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे अराउंड 1 लाख स्कूल्स यहाँ पे जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया इको क्लब जैसा, और सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पॉल्यूशन है और किस तरीके का पॉल्यूशन है, और उसको कंजर्व करने का भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। इको क्लब जो यहाँ पे आपका है, इसमें आपका 1 लाख स्कूल को आइडेंटिफाई किया गया, और साथ ही नेशनल ग्रीन कॉप्स प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा चलाई जाती है। तो ये जितनी भी आपकी यहाँ पे मैं प्रोग्राम को डिस्कस कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन से आप लोग एक बार ठान के रखिए कि कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। लगातार आ रही है, जब से हम लोग, मुझे लगता है 3-4 साल से तो कंटिन्यूस मैं पढ़ रही हूँ। मीन्स मैं करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और न्यूज़ वगैरह भी मैं ज़्यादा देख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है 5 साल से तो पूरी कंटिन्यूस तरीके से जो है एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो लगातार क्वेश्चन बन रहे, तो इस बार भी बनने की चांसेस है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्निंग एक मेजर कंसर्न है। कहने का मतलब है कि जो क्रॉप हार्वेस्ट होते हैं, यानी कि कटिंग हो जाती है, कटिंग होने के बाद बहुत सारे रेसिड्यू बच जाते हैं, उसके जो रेसिड्यू जो बच जाते हैं कटिंग फटिंग करने के बाद, तो वो सारे को ना ओपन गार्डन में जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं कि उसको जला देते हैं। तो उससे भी माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, और ऑब्वियस होता भी है। तो इसके बारे में एक देख लेते हैं। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। हमारे यहाँ आप लोग को पता है कि लार्ज सेक्शन में लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूड है। तो ईयर राउंड हमारी क्रॉप कल्टीवेशन चलती रहती है। हमारे यहाँ 3 तरीके की क्रॉप टाइप्स हैं, खरीफ है, जायद है और रबी है। अब आप लोग को यहाँ पे एक टास्क ये है, चलिए आप लोग क्वेश्चंस ज़्यादा मांग रहे थे ना, मैं बीच बीच में भी क्वेश्चंस ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे 3 क्रॉप है, एक तो है खरीफ, रबी और जायद। तो आप लोग को इसको मंथ बताना है कि किस मंथ में इसको जो है हम लोग यहाँ पे इसका किस मंथ से किस मंथ तक इसका ड्यूरेशन होता है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे हमारी जो है ना पूरी ईयर चलती है क्रॉप कल्टीवेशन, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट भी जनरेट होती है। समझ सकते हैं आप लोग कि कोई काम अगर सालों तक चलते आ रहा है तो उसमें ऑब्वियस है कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का काम हो रहा है उसमें कचड़े तो निकलेंगे ही, और इसको जो है हम लोग यहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू भी कहते हैं। तो इसमें क्रॉप रेसिड्यू भी होती है, कचड़े में बहुत सारे कचड़े होते हैं, तो उसमें क्रॉप रेसिड्यू भी होते हैं। तो अब एग्रीकल्चर रेसिड्यू की पहले बात करते हैं। तो सरप्लस क्रॉप रेसिड्यू जो है इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, और इसको यहाँ पे बर्न किया जाता है। कहाँ कहाँ जलाया जाता है?
नदर्न स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में। तो उसके एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के ऊपर ये बेस्ट है कि वहाँ पे वो लोग जलाते हैं। और इससे क्या होता है कि 50% जो पूरा क्रॉप रेसिड्यू है ना, वो हमारे कंट्री में इसी तरीके से बर्न हो जाता है। और ये आप लोग देखोगे यूजुअली यहाँ पे राइस क्रॉप के जो रेसिड्यू है उसको भी ऐसे ही जला दिया जाता है, यानी कि जो भी बचते हैं ना उसको अच्छे से एक जगह मैनेज करके फेंका नहीं जाता, उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया जाता। उसको क्या करते हैं फार्मर्स लोग कि उसको ओपन फील्ड में उसको जला देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कंबाइन हार्वेस्टर्स होते हैं जो कि क्रॉप रेसिड्यू को एक तो फील्ड में ही वहीं छोड़ के चले जाते हैं, और अगर फील्ड को क्लियर करना है नेक्स्ट ईयर, अगर उनको यहाँ पे क्रॉप लगानी है उसके लिए क्लियर करना है, तो वो इस रेसिड्यू को वहीं पे जला देते हैं। तो इमिशन जो पॉल्यूटेंट होती है, जो पॉल्यूटेंट इमिट होती है, वो यहाँ पे बर्निंग से भी होती है। तो यहाँ पे आप लोग का डिपेंड है कि क्रॉप रेसिड्यू क्या क्या है। तो यहाँ पे जो आपका निकलता है वो PM2.5 इमिशन होती है, और ये बर्निंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप रेसिड्यू से होती है। जैसे कि शुगर केन का, अगर यहाँ पे गन्ने का अगर हम लोग क्रॉप रेसिड्यू को जलाते हैं तो उससे जो PM2.5 निकलती है वो 12 में आपका है, यानी कि आप लोग देख सकते हो 12 ग्राम पर केजी है। मेज में आप देख सकते हो 11.2 है, कॉटन में 9.8 है, राइस में 9.3 है, वीट में 8.5 है। तो यहाँ पे ये भी आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि सबसे ज़्यादा जो PM2.5 आपका इमिट होती है, तो कौन से ऐसे क्रॉप है जिसके क्रॉप रेसिड्यू से हमारा जो है सबसे ज़्यादा PM2.5 इमिट होती है। तो डैट इज़ हियर शुगर केन। ओके, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। साथ ही यहाँ पे स्टडी भी किया गया है और कुछ चीज़ें रिपोर्ट भी की गई है कि ओपन बर्निंग जो होती है क्रॉप रेसिड्यू का, जो खुले में यहाँ पे बर्न कर दिया जाता है, तो उससे हमारे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। साथ ही सॉइल फर्टिलिटी भी कहीं ना कहीं लॉस होती है, यानी कि सॉइल जो फर्टाइल होती है वो तो ऊपर वाली सॉइल जो है टॉप मोस्ट लेयर सॉइल वो काफ़ी फर्टाइल होती है। अगर हम लोग इस तरीके से जो है उसी सॉइल में, उसी मिट्टी में अगर हम लोग सारी चीज़ों को जला देते हैं क्रॉप रेसिड्यू को, तो हमारी जो फर्टाइल सॉइल है वो भी जल जाएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पॉलिसी रिस्पांस, क्या क्या पॉलिसी है जिसको कि यहाँ पे लाया जा रहा है, जिसके थ्रू जो ये हमारी स्टबल बर्निंग है, इसको स्टबल बर्निंग कहते हैं। जो भी क्रॉप रेसिड्यू है ना, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप का जो रेसिड्यू रह जाता है और इसको जो ओपन फील्ड में जला दिया जाता है, तो इसको स्टैंडर्ड वर्ड दिया गया है स्टबल बर्निंग। ओके, तो इस तरीके इसको टैकल करने के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है। सबसे पहले जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो यहाँ पे बैन की है, वो नहीं चाहती है कि इस तरीके का काम किया जाए, तो वो यहाँ पे कुछ स्टेट को बैन करी है कि वो अपने यहाँ इस तरीके का क्रॉप रेसिड्यू को चलाएंगे नहीं। तो ये किस किस स्टेट में किया गया है, ऑब्वियस है जिस जिस स्टेट में इस तरीके का हरकत की जाती है, ये है राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पंजाब। तो जो एयर पॉल्यूशन है एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 है, तो उसके साथ साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, और नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 है, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997 है। ये भी कुछ प्रोविजन लेकर आए हैं जिसके थ्रू वो यहाँ पे पर्टेन कर सके हमारी क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग को। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो वो भी रिसेंटली यहाँ पे डेवलप करी है, एक कानून लेकर आई है, नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू 2014, जिससे कि यहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू का जो बर्निंग होता है उसको यहाँ पे रोका जा सके। तो ये भी काम किया जा रहा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि यहाँ पे प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड NCT ऑफ दिल्ली है। ये आपका किस किस पीरियड है, तो 2018-19 से लेकर 2019-20 तक इसको लॉन्च किया गया है, जो कि एयर पॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए और जो मशीनरी है उसको सब्सिडाइज करने के लिए, वो भी इन सीटू मैनेजमेंट के लिए क्रॉप रेसिड्यू को। अब यहाँ पे बहुत सारी बात आ गई, एक एक करके समझिए। सबसे पहले तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम इस तरीके का लाया गया है, दो तरीके की होती है, एक सेंट्रली होती है, एक सेंटर्ड होती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहने का मतलब है कि 100% फंड अगर किसी भी स्कीम को यहाँ पे लाया जा रहा है तो 100% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है सब्सिडाइज मशीनरी, यानी कि जो क्रॉप रेसिड्यू को हटाने के लिए, मैनेज करने के लिए ना एक मशीन आती है जिसका नाम है हैप्पी सीडर। मे बी आप लोग सुने होंगे, तो इसको कहते हैं हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर थोड़ी सी कॉस्टली होती है, जो कि फार्मर्स इसको जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते, फार्मर्स इसको नहीं परचेज कर सकते। तो यहाँ पे सरकार का काम है कि सरकार उसको अवेलेबल कराए। जब भी यहाँ पे आपका हार्वेस्ट का टाइम होता है तो उसके बाद जो क्रॉप रेसिड्यू बच जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए हैप्पी सीडर आती है। तो हैप्पी सीडर को यहाँ पे अवेलेबल कराना चाहिए। तो सरकार यहाँ पे अवेलेबल कराने की भी बात की है कि वो यहाँ पे जो है ना क्रॉप रेसिड्यू को मैनेज करने के लिए हैप्पी सीडर, यहाँ पे और भी सारी मशीन आती है लेकिन इसका नाम हैप्पी सीडर है, तो वो सब्सिडाइज रेट में जो है वो मशीन देगी, जिसके थ्रू जितने भी क्रॉप रेसिड्यू है उसको मैनेज कर पाएंगे। और इस तरीके से क्या होगा ना कि एयर पॉल्यूशन को टैकल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि जब एयर पॉल्यूशन बढ़ती है दिल्ली वाले रीजन में, तो आप लोग समझ रहे हो कि दिल्ली ही के अगल बगल ये पंजाब, हरियाणा, यूपी और जो आपके राजस्थान वाला एरिया है, तो यहाँ पे जो आपका बढ़ता है इस तरीके से, जो यहाँ पे आपकी जलाई जाती है, तो ये सारी जो गैस है ना, ये भी आपका जो है उड़ के दिल्ली वाले रीजन में
आती है, तो इसलिए और ज़्यादा माहौल बहुत बिगड़ जाता है। तो इस चीज़ को एटलीस्ट टैकल कर लिया जाए, इस प्रॉब्लम को अगर टैकल कर लिया जाए ना, तो काफ़ी हद तक जो है दिल्ली में और एनसीआर वाले रीजन में जो एयर पॉल्यूशन का फंडा है वो कहीं ना कहीं टैकल हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको यहाँ पे ठीक किया जाए। कम से कम क्रॉप रेसिड्यू को जो जलाने वाला प्रोसेस है ना, उसको ओपन फील्ड में नहीं करना चाहिए। उसके लिए अगर मशीन अवेलेबल है तो सरकार को सब्सिडाइज रेट में जो है ना फार्मर्स को मशीन अवेलेबल करानी चाहिए। ओके, तो ये तो इसी इसी आपका जो है इसी स्कीम के अंदर इसको रखा गया है। अब आते हैं एक एक करके रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है टोरिफैक्शन। ये है क्या? इंडिया टेस्ट करी है एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी, यानी कि स्वीडन की हम लोग टेक्नोलॉजी को यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे राइस स्टबल को ना बायो कोल में कन्वर्ट करती है। काफ़ी अच्छी बात है, बेहतरीन बात है कि जो राइस की स्टबल है उसको यहाँ पे बायो कोल में कन्वर्ट कर दें। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होगा ना कि जो स्ट्रॉ है उसको यहाँ पे हीट किया जाएगा, ग्रास को, सॉ मिल को, जो भी इसकी रेसिड्यू है, और वुड बायोमास को, तो वो कितने में 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस में इसको गर्म किया जाएगा। और ये क्या होगा कि ये जो बायोमास की जो एलिमेंट है वो चेंज हो जाएगी कोल लाइक पेलेट्स में। तो ये जो पेलेट्स है उसको फर्दर हम लोग कंबशन कर सकते हैं, जला सकते हैं, वो भी कोल के साथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। जैसे कि हम लोग स्टील और सीमेंट प्रोडक्शन करते हैं, तो स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में जो है हम लोग इस तरीके के जो कोल लाइक पेलेट्स है ना उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, जैसे कि ये स्वीडन में हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारा कोल रेसिड्यू है उसको हम लोग फिर से इस तरीके से मैनेज करेंगे कि हम लोग उसको कहीं और फिर से जो है रीयूज़ कर सकते हैं। यानी कि कचरे को भी हम लोग जो है ना, वेस्ट को भी इस तरीके से हम लोग रिसाइकिल कर दें कि उसको हम लोग फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, वो भी किसी और पर्पस में। और स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन आप लोग को पता है कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है और इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, तो उन सारे इंडस्ट्री को भी हम लोग हेल्प कर पाएंगे और इस तरीके का कोल लाइक पेलेट्स बनाकर। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको टोरिफैक्शंस कहा गया है। तो इस तरीके की जो स्वीडिश टेक्नोलॉजी है, जो स्वीडन में इस तरीके का अपनाया जाता है, तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग भी अपने कंट्री में अपना सकते हैं और यहाँ पे बात भी किया जा रहा है। उसके बाद आ गई खुद बे खुद हैप्पी सीडर मशीन। इसके बारे में देख लीजिए। एक ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन होता है जिसको डेवलप किया गया है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और ये किसके साथ? ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, वो भी इन सीटू मैनेजमेंट करने के लिए। इन सीटू मैनेजमेंट करने के लिए कि जहाँ पे आपका काम किया जा रहा है वहीं पे इसको मैनेज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस एरिया से इसको बाहर ले जाकर कहीं किया जाएगा। अगर इस एरिया से बाहर ले जाकर मैनेज करता तो उसको हम लोग एक्स सीटू कहते हैं। ये इन सीटू है, यानी कि अंदर ही अंदर उसी एरिया में इसको मैनेज कर दिया जाएगा। तो ये जो आपका है ना पैडी स्टबल के लिए, यानी कि स्ट्रॉ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। सुपर एसएमएस है, यानी कि सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक अटैचमेंट आपका फिटेड है जो कि हार्वेस्टर के साथ है, और यहाँ पे आपका इंश्योर किया जाएगा कि स्ट्रॉ जो है उसको कट किया जाएगा, फिर अच्छे तरीके से इवनली जो है पूरे फील्ड में एक जैसा इसको स्प्रेड किया जाएगा, और हैप्पी सीडर जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से काम कर सके। तो ये मशीन है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर राइटिंग लिखना है तो आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी पॉइंट बन जाती है। एक जो एग्जामिनर होते हैं ना उनके ऊपर जो है आप लोग की इंप्रेशन बहुत अच्छी बन जाती है। तो इस तरीके की हेवी पॉइंट्स को आप लोग इंक्लूड कीजिए। तो यही फंडा है आपका PT 365 पढ़ने का, कि एक जगह आप लोग को काफ़ी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, आप लोग उसको आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हो और प्रीलिम्स भी टैकल कर सकते हो, है कि नहीं। साथ ही साथ अगर इससे रिलेटेड इंटरव्यू में भी आप लोग से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप लोग अच्छा खासा सोल्यूशन बता सकते हो। आपसे पूछा जा सकता है ना कि क्या करोगे आप अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर इस तरीके का आपका प्रॉब्लम होता है, मान लो पंजाब में ही आपको यहाँ पे DM बना दिया जाए, तो इस तरीके के प्रॉब्लम को आप लोग किस तरीके से टैकल करोगे, तो आप लोग बता सकते हो ना कि ये सारा सॉल्यूशन है, नहीं सॉल्यूशन है। तो इसी तरीके से पढ़ना भी चाहिए। अब एक और है यहाँ पे मुसीबत का जड़, जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्रीन क्रैकर्स। तो ये तो सोल्यूशन है ग्रीन क्रैकर्स, लेकिन जो क्रैकर्स है जो हम लोग दिवालियों में जलाते हैं तो वो एक हमारा जो है प्रॉब्लम है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो क्राइसिस होता है, एयर पॉल्यूशन का क्राइसिस है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, जो कि नागपुर बेस्ड इंटरनेशनल नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये यहाँ पे डेवलप करी है ग्रीन फायर क्रैकर को, यानी कि हरे तरीके का यहाँ पे से है जो आपका धुआं निकलेगा अगर इस तरीके के क्रैकर को आप बर्न करते हो। तो ये जो ग्रीन क्रैकर है इसका नाम रखा गया 3 तरीके का। पहले तो स्वास है, इट मीन्स कि सेफ वाटर रिलीजर है। स्टार है, सेफ थर्माइट क्रैकर है। एंड सफल है, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम है। यहाँ पे क्या होगा कि जो पार्टिकुलेट मैटर है ना उसकी 30% तक रिडक्शन होगी, वो भी ऑन एन एवरेज आप देखोगे जब यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट को यूज़ किया जाएगा ऑक्सीडेंट जैसा। तो यहाँ पे जो आप लोग जब क्रैकर जलाते हो तो उसमें जो धुआं एकदम निकलता है, तो वो उसमें क्या होता है कि पोटेशियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा निकलता है। लेकिन अब इस तरीके का, यानी कि यहाँ पे स्वास है, स्टार है और सफल है, इन तीनों को इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे 30% तक जो है पार्टिकुलेट मैटर का रिडक्शन होगा। ये जो क्रैकर है ना इसमें यूनिक प्रॉपर्टी है,
यहाँ पे आपका वाटर वेपर रिलीज़ होगा, एयर जो है वो एज ए डस्ट सप्रेसेंट होंगे, यानी कि सप्रेस कर पाएंगे डस्ट को, और यहाँ पे डाइल्यूटेंट है जो कि आपके गैसियस इमिशंस के लिए है। तो ये सब जो है ना, जो परफॉर्मेंस आप लोग को देखने को मिलता है, जो आप लोग कन्वेंशनल जो पुराने से बचपन से जो आप लोग क्रैकर यहाँ पे जलाते आए हो, उसमें जो साउंड वगैरह है वो आपको सेम यहाँ पे फीलिंग्स देगा ग्रीन क्रैकर में भी। तो कुछ जो यहाँ पे ग्रीन क्रैकर है वो यहाँ पे बेरियम नाइट्रेट को भी रिप्लेस करेगी, इसको ऑक्सीडाइजर के जैसा इस्तेमाल किया जाता है जब भी आप इसको जलाते हो। तो बेरियम नाइट्रेट जो है ना, वो हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हर्ट करती है। जब इसको हम लोग इनहेल करते हैं तो इससे हमारे नोज़, थ्रोट और जो लंग्स है उसको भी इरिटेशन होता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन क्रैकर है, कुछ ग्रीन क्रैकर में जो है इस तरीके का बेरियम नाइट्रेट को हटाने की बात की जा रही है और इसको रिप्लेस भी किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो कि ये जो है ना, इसमें आपका बैंड प्रोडक्ट को नहीं रखा गया, यानी कि कोई भी बैंड केमिकल को नहीं रखा गया, जैसे लिथियम आर्सेनिक लीड है, इससे और ज़्यादा हेल्थ इंपैक्ट होता है, तो ये सारी चीज़ों को नहीं रखा गया। ग्रीन लोगो है, साथ ही साथ क्विक रिस्पांस कोडिंग सिस्टम भी है जो कि डेवलप किया गया है डिफरेंट करने में, यानी कि जो ग्रीन क्रैकर है उसको हम लोग कन्वेंशनल क्रैकर से डिफरेंट कर सके। साथ ही ये अवेलेबल है आपका सेम कॉस्ट में, इसमें आपका प्राइस का भी कोई ज़्यादा लोचा नहीं है, एकदम सेम कॉस्ट में आपको मिलेगा ट्रेडिशनल वन जैसा। साथ ही इवन चीपर भी है, सस्ते भी बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी चीज़ सस्ता होगा, जब नया मार्केट में आता है तो वो सस्ते होंगे तभी तो लोग उसको अप्रोच करेंगे, तभी तो लोग उसको खरीद सकेंगे। अगर वो और महंगे होंगे तो ऐसे भी नहीं खरीदेंगे। हम लोग तो खुश है भाई, जो हम लोग बचपन से यहाँ पे क्रैकर जला रहे हैं उससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है, संतुष्ट है। तेल लेने जाए यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है कि नहीं, एक दिन मज़ा लेना है, ले लेने दो। तो वो वाली जो एटीट्यूड है वो हमारे इंडियंस में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे ग्रीन अगर आप लोग क्रैकर्स ला रहे हो तो ये एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको चीपर रेट में लाइए, या तो सेम रेट में लाइए, या तो ज़रूरत से ज़्यादा इसको प्रमोट कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी तरीके का जो फायर क्रैकर है ना, उसको रेगुलेट किया जाता है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसमें कि ऑटोनोमस स्टेटस आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड के द्वारा दिया जाता है, और ये काम करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो ये अगेन बहुत बड़ी बात है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब एक और टॉपिक आती है जो कि इसी से रिलेटेड है, इसको भी देख लेते हैं। ये है ताज ट्रेपीजियम जोन, TTZ जोन। तो ये है क्या, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे बैन हटा दी है। जो ताजमहल यानी कि ताज ट्रेपीजियम जोन, ये जो ताजमहल के अगल बगल वाला जो जोन था उसमें कंस्ट्रक्शन करना मना था, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं करना है, ना ही यहाँ पे ट्रीज़ को काटना है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है इसमें बैन लगा दिया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट इससे बैन को हटा चुकी है। तो ये ताज ट्रेपीजियम जोन है क्या, ये एक तरीके का एरिया है जो कि आपको 10,400 स्क्वायर किलोमीटर ताजमहल के चारों ओर देखने को मिलेगा, जो कि इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, वो भी पॉल्यूशन से। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था कि एक समय ये कहा जा रहा है कि ताजमहल की जो मार्बल है, एक्स्ट्रा वो वाइट मार्बल है, वो कहीं ना कहीं येलोइश में कन्वर्ट हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की एक्टिविटी को बैन कर दिया था कि 10,400 स्क्वायर किलोमीटर में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करना है, कोई भी ट्रीज़ को नहीं काटनी है, कोई भी इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। ये एक इको सेंसिटिव एरिया है, इसमें 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आते हैं। ताजमहल के साथ साथ यहाँ पे आगरा फोर्ट भी है और फतेहपुर सिकरी भी है। ये आपका जो है आगरा, फिरोज़ाबाद, मथुरा, हथरास, इता जो कि यूपी में है, और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में, इन सारे एरिया में जो है आपका ये तीनों जो है आपको देखने को मिलेगा, ये स्प्रेड है। ओके, अब आते हैं ओजोन पॉल्यूशंस, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली दिल्ली ने रिकॉर्ड करी है एक ओजोन पॉल्यूशन जो कि 1.22 टाइम्स हाइयर है, अगर हम लोग 8 आवर्स एवरेज देखें तो, यानी कि पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अब ये ओजोन पॉल्यूशन है क्या, जनरली ओजोन जो है 2 तरीके की होती है, एक गुड ओजोन होता है, एक बैड ओजोन होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी जो है ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है। यहाँ पे क्या होता है ना कि स्ट्रेटोस्फेयर में कहा जाता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में कहा जाता है कि यहाँ पे आपका लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ये आपका जो है ओजोन होता है, और अपर ट्रोपोस्फेयर में यहाँ पे ओजोन होती है। तो अपर ट्रोपोस्फेयर में जो आपका ओजोन होता है ना, उसको हम लोग बैड ओजोन कहते हैं, इसको हम लोग बैड ओजोन कंसीडर करते हैं, और इसको हम लोग गुड ओजोन कंसीडर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो अगर आपसे जनरली भी कोई पूछे कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहिएगा, ना कि ट्रोपोस्फेयर। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है वो क्या करती है कि एक लेयर है जो कि यहाँ पे सन के जितने भी रेज होते हैं ना, हार्मफुल रेज जिसको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, तो वो यहाँ पे क्या करती है कि इसको प्रोटेक्ट करती है, फिल्टर जैसा काम करती है कि यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रेज है जिसको हम लोग हार्मफुल रेज कहते हैं, उसको अर्थ में आने से रोकती है, और वो यहीं पे जो है सारे जो जितने भी खराब रेज है उसको यहाँ पे छन के जो है अच्छे रेज हमारे अर्थ तक पहुँचती है, हमारे अर्थ तक पहुँचती है। तो इससे हमारी स्किन, ह्यूमन बींग की, एनिमल्स की, और प्लांट भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, तो उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। जस्ट सपोज़ कि अगर यहाँ पे ओजोन लेयर नहीं होती तो आज की डेट में हम लोग इतना ज़्यादा परेशान
और भी ज़्यादा परेशान होते हैं। ओके, हम लोग इतने आसानी से हो ही नहीं पाते, हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, इवन स्किन कैंसर की भी डिजीज़ हम लोग झेलते हैं। तो इसलिए ओजोन लेयर का हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम लोग देखें तो ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर कंडीशंस, जो कि लेट स्प्रिंग के बाद होती है, समर में अभी आप लोग फील कर सकते हो, अर्ली फॉल और हाई लेवल ऑफ ओजोन जो है ना यूजुअली यहाँ पे फॉर्म्ड होती है, जो कि आफ्टरनून में हीट बहुत ज़्यादा होती है। अर्ली इवनिंग में आप देखोगे जब सनसेट होता है तो उस समय भी गर्मी बहुत होती है। साथ ही यहाँ पे कूलर नाइट जो होती है, ठंडी ठंडी नाइट होती है, उस समय भी आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा काम करती है। जो यहाँ पे ग्राउंड लेवल ओजोन है और PM2.5 है, वे मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल है जिसके थ्रू जो है हमारे स्मोक यहाँ पे फॉर्म होती है। सरफेस लेवल अगर हम लोग ओजोन देखें तो ये थर्ड मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद देखें तो ओजोन को जो है ना ये ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद जो नंबर आता है ये ओजोन का ही आता है। अब इसकी इफेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये स्किन को इरिटेट करती है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, पल्मोनरी डिजीज़ में हायर रेट होता है। साथ ही जब भी आप देखोगे जब सफिशिएंट ओजोन जो यहाँ पे इंटर करती है सेंसिटिव प्लांट के लीव्स में, तो इससे क्या होता है ना कि फोटोसिंथेसिस का भी जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, यानी कि प्लांट जो है वो अपना खुद का भोजन नहीं बना पाती है और प्लांट का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे कम हो जाता है। कुछ टाइप के मटेरियल्स को डैमेजेस भी होता है, स्पेशली यहाँ पे रबर से बने हुए कुछ मटेरियल को भी डैमेज होता है। तो यानी कि ओजोन जो है, अगर ये ओजोन नहीं होती तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ना उससे बहुत ज़्यादा हम लोग को इफेक्ट भी होता। अब इंटरनेशनल इनिशिएटिव लिखते हैं कि किस तरीके से ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। तो सबसे पहले गुथनबर्ग प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए कि इसका एम है कि जो ओजोन में आपका जो ग्राउंड लेवल ओजोन है उसमें, और साथ ही साथ जो एसिडिफिकेशन यूट्रोफिकेशन जो हो रहा है, साथ ही साथ कन्वेंशंस का भी ये पार्ट है, जो कि लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री आपका एयर पॉल्यूशन है। तो इसका आपको प्रोटोकॉल रखना है, मेनली ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही यहाँ पे जो आपका ओजोन में जो यहाँ पे जो एसिडिफिकेशन हो रहा है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस को समझते हैं। इसमें क्या होता है ना कि एक्सेस न्यूट्रिएंट का मिल जाना, यानी कि यहाँ पे वाटर में आप देख सकते हो कि एक्सेस न्यूट्रिएंट का मिलना, नाइट्रोजन यहाँ पे एक्सेस हो जाता है, फॉस्फोरस यहाँ पे एक्सेस हो जाता है। फिर इससे क्या होती है ना कि फाइटोप्लैंकटन की जो ग्रोथ होती है, यानी कि छोटे छोटे जो फूल पौधे होते हैं हमारे ओशन के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं सीड ग्रास में। इसको सीड ग्रास कहते हैं। इस तरीके से आप लोग ज़मीन में देखते हो ना कि ग्रास बढ़ने लगती है, तो इस तरीके का होता है। एल्गन ब्लूम भी बहुत अच्छा खासा बढ़ जाता है। इससे क्या होती है ना कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़्यादा मात्रा होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ओशन में। तो ऑक्सीजन की कमी हो गई तो अल्टीमेटली आप लोग समझ सकते हो कि मैराइन इकोसिस्टम कितना ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो ये प्रोसेस होने लगती है, तो इस प्रोसेस को भी रोकना ज़रूरी है। उसके बाद जो एसिडिफिकेशन है, इसका कहने का मतलब है कि ओशन में एसिड की मात्रा बढ़ जाना। ग्राउंड लेवल ओजोन है, यानी कि ओजोन जो है वो ग्राउंड लेवल पर ना आ सके, इस तरीके का काम करना, इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए ये प्रोटोकॉल आपका आया है। गवर्नमेंट एफर्ट्स अगर हम लोग देखें तो ओजोन को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है और मॉनिटर किया गया है एज वन ऑफ द 8 पॉल्यूटेंट, जो कि हमारी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो इसी के अंदर इसको ओजोन को भी रखा गया है। साथ ही सफ़र है जो कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग है, तो ओजोन को भी यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है एज ए पॉल्यूटेंट। तो सफ़र भी आप लोग जान सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका एक ये स्कीम चलाया जा रहा है, यानी कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग है कि एयर क्वालिटी के सिस्टम को देखा जाता है और उसके बाद जो है उसको टैकल करके, उसको एनालिसिस करके जो है ना यहाँ पे वेदर को फोरकास्ट किया जाता है कि किस तरीके की वेदर होने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि हम लोग ने बहुत बड़ी उपाधि यहाँ पे हासिल की है जस्ट जो का पार्ट। तो ये ग्रीन पीस के द्वारा एक रिपोर्ट आया जिसमें कि ये पता चला कि इंडिया जो है लार्जेस्ट इमीटर है सल्फर डाइऑक्साइड की पूरे वर्ल्ड में, और हम लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो 15% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जो हमारे एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस है ना उसमें। मतलब कि समझ ही सकते हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा घातक होते जा रही है आज की डेट में, कि हमारे जैसे लोगों की एक्टिविटीज़ के कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इमिट हो रही है। चलिए ठीक है, इमिट तो हो ही रही है, लेकिन अब समझना है कि इससे क्यों हो रही है, क्या क्या सोर्सेज और कैसे इसको टैकल करना है। तो जो लार्जेस्ट सोर्स बताया जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, ये फॉसिल फ्यूल के जलाने से होता है, जो कि पावर प्लांट जलाते हैं और दूसरे इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ जलाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल से बर्निंग के कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इमिट होती है। अगर स्मॉलर सोर्सेज देखें सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन का, तो ये है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे कि जो मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो लोग ओर वगैरह से, तो उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। नेचुरल सोर्सेज है जैसे कि वोल्केनो वगैरह होती है, तो उससे आप लोग देखते हो कि कितना ज़्यादा लावा वगैरह निकलती है, तो उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी इमिट होती है। लोकोमोटिव हो गई, शिप हो गई, दूसरे व्हीकल्स हो गई, हेवी इक्विपमेंट है, वो जब यहाँ पे बर्न करते हैं हाई सल्फर कंटेंट यहाँ पे निकलती है।
जो प्राइमरी रीज़न अगर हम लोग इंडिया की हाई इमिशन आउटपुट का देखें तो हमारे यहाँ जो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। और पास्ट डिकेड में अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ जो निकल कर आती है वो कोल बेस्ड है। तो कोल से आप लोग को पता है कि जलाने से जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपका नॉन टॉक्सिक जो गैसेस है वो ज़्यादा निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी ज़्यादा निकलती है। वास्ट मेजोरिटी अगर हम लोग पावर प्लांट का इंडिया में देखें तो इसमें फ्यूल गैस जो डीसल्फराइजेशन जो आपका टेक्नोलॉजी है इसकी कमी है। तो ये टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन कम हो जाती है। तो मेजर कंट्री में, डेवलप कंट्रीज़ में आप लोग देखोगे कि वो लोग अपने इंडस्ट्री में इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि सल्फर की जो यहाँ पे इमिशन है वो कम हो सके। लेकिन हमारे इंडिया में तो इस तरीके का होता नहीं। हम लोग तो एक तो कोल का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आप लोग देखते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी हम लोग कोल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सस्ता होता है और सारे अल्टरनेटिव्स के हिसाब से ये चीपेस्ट है और उसके ऊपर से हम लोग ये टेक्नोलॉजी एफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी प्रॉब्लम है। इसके साथ दूसरे पॉल्यूटेंट भी हैं जैसे कि और मॉइस्चर भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है जो भी रिस्पॉन्सिबल है कि हाई रेसिस्टेंस होती है, विजिबल कोरोजन लेयर है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे एसिड रेन होता है। इससे एसिड रेन में आप लोगों को पता है कि दो यहाँ पे गैसेस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हो जाए तो फिर एसिड रेन हो जाती है। एसिड रेन कहने का मतलब है कि इसमें आपका जो है ना बहुत ही ऐसा रेन होता है जो कि किसी के लिए भी आपका फ़ायदेमंद नहीं होता है। ओके। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये सल्फेट एरोजोल के लिए एक टाइप का सस्पेंडेड पार्टिकल है जो कि हमारे क्लाउड के यानी कि जो हमारी जो बादल बनती है ना उसके प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है। और इसके साथ क्या होता है कि हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम होती है, क्लाइमेट को प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग इतना ज़्यादा इमिट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं। सोर्सेज आप लोग समझ ही गए हो कि कहाँ से सोर्सेज है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से क्या होता है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज हो रही है। अगर हमारी इन्वायरमेंट डैमेज हो रही है तो हम लोग डैमेज हो रहे हैं, है कि नहीं? तो यही बात है। अब यहाँ पे देखते हैं साइंटिफिक डिस्पोजल एंड अल्टी यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। फ्लाई ऐश होता क्या है? तो फ्लाई ऐश एक फाइन पाउडर है जो कि बाई प्रोडक्ट होती है, यानी कि जब कोल को जलाते हैं ना तो जो आपका जो धुआं धुआं निकलता है, फ्लाई ऐश जो उड़ के ऊपर चली जाती है थर्मल पावर प्लांट से, तो वो उसको हम लोग फाइन पाउडर कहते हैं। तो इसमें होता क्या क्या है, यहाँ पे आपको सिलिका की ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की और कैल्शियम के ऑक्साइड देखने को मिलेगा। कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे आर्सेनिक है, बोरोन है, क्रोमियम है, लीड है, जो कि इस तरीके के कंसनट्रेशंस में पाई जाती है फ्लाई ऐश में। अब रिसेंटली हुआ क्या, एनजीटी जो है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक तरीके का ट्रिब्यूनल है जो कि इन्वायरमेंट में अगर बैड इंपैक्ट होता है तो उसको वो चेक एंड बैलेंस करती है और देखती है कि कोई भी काम ऐसा ना करे कोई भी लोग जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो उसको देखते हुए यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो वो थर्मल पावर प्लांट को कही थी कि कुछ प्रॉम्प्ट स्टेप ले, वो भी यहाँ पे साइंटिफिक जो डिस्पोजल हो फ्लाई ऐश का उसके लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेप्स ले। तो एनजीटी ने कही है। अब देखते हैं हमारे इंडिया में फ्लाई ऐश कितना ज़्यादा जनरेट होता है। इंडियन कोल की बात करें तो ये लो ग्रेड है। ऐश कंटेंट इसमें जो है आपका 30 से 45% तक भी होता है। अगर हम लोग इम्पोर्टेड कोल की बात करें, यानी कि हमारी जो कोल है इंडिया में जो कोल निकलती है वो अच्छे खासे ग्रेड की नहीं होती है, लेकिन अगर हम लोग बाहर से उसको इम्पोर्ट करते हैं तो उसकी अच्छी खासी यहाँ पे मीन्स उसका जो क्वालिटी है वो अच्छा होता है और उससे जो यहाँ पे आपका ऐश निकलता है वो 10 से 15% निकलती है। लेकिन हमारे यहाँ भी कोल की उत्पत्ति होती है तो हम लोग अपने यहाँ की कोल का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इस तरीके का फ्लाई ऐश बहुत ज़्यादा निकलता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो ऐश है ना वो यहाँ पे आपका कोल और निगलाइट जो बेस्ट थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे जनरेट होता है, जो कि वहाँ पे लार्ज एरिया ऑफ लैंड की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपका जो है नॉट ओनली रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ लैंड फॉर इट्स डिस्पोजल, बट ये वन ऑफ द सोर्स है पॉल्यूशन का, वो भी दोनों, यानी कि एयर और वाटर पॉल्यूशन का ये सोर्स है। साथ ही फ्लाई ऐश जनरेशन का अगर इंडिया में बात करें तो 217.04 मिलियन टन तक का है, यानी कि 77.59% जो है हम लोग इसको यूटिलाइज़ किए थे 2018-19 में। अब साइंटिफिक डिस्पोजल देखते हैं, यानी कि क्या क्या मेथड है जिसके थ्रू हम लोग अच्छे तरीके से फ्लाई ऐश को डिस्पोज कर सकें। सबसे पहला है कि ड्राई फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन है जिसमें कि हम लोग ड्राई जो सूखे फ्लाई ऐश है ना उसको कलेक्ट करेंगे और फिर उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देंगे ट्रक्स के द्वारा और किसी साइट में, और वहाँ पे जाके डिस्पोज कर देंगे और एक ड्राई इम्बार्कमेंट का कंस्ट्रक्ट करके। सेकंड है कि वेट फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम, यानी कि सूखे को अलग और यहाँ पे गीले को अलग। तो एक फ्लाई ऐश जिसको कि वाटर के साथ मिक्स करेंगे और फिर उसको जो है ना हम लोग यहाँ पे पाइप के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, वो भी ऐश पॉन्ड में, और या फिर कोई भी प्लांट के अगल बगल जो डंपिंग एरिया है वहाँ पे डंप कर देंगे। तो ये दो यहाँ पे एक अच्छा खासा साइंटिफिक डिस्पोजल का यहाँ पे आपका जो है प्लान किया गया है और ये मेथड है जिसके थ्रू ये काम किया जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें कि यूटिलाइज़ भी हो सकता है क्या फ्लाई ऐश, तो हम लोग फ्लाई ऐश को यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं, अगेन उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम लोग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वाटर कैपेसिटी है
वो यहाँ पे बढ़ेगी, यानी कि क्रॉप जो वाटर को होल्ड करके रखती है वो उससे बढ़ेगा। सॉइल एरेशन यहाँ पे बढ़ेगी और इससे हमारी जो क्रॉप इल्ड है, पैदावार जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, तो अल्टीमेटली ये हमारे क्रॉप को फ़ायदा पहुँचाएगी। साथ ही हम लोग बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क के वैरायटी में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। फ्लाई ऐश जो है ना एक प्रूवन रिसोर्स मटेरियल है और इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को और यूटिलाइज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे पोर्टलैंड सीमेंट में, जो सीमेंट यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है चौक और क्ले से, ब्रिक्स यानी कि ईंट बनाने में, टाइल्स बनाने में, ब्लॉक्स बनाने में, रोड इम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शंस में, लो लेइंग एरिया डेवलपमेंट में, तो ये सारी एरिया में भी हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम लोग फ्लाई ऐश को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्रीट को बना के, यानी कि यहाँ पे जो फ्लाई ऐश के साथ अगर हम लोग कंक्रीट बनाते हैं तो वो स्ट्रॉन्गर होता है और ज़्यादा दिन तक वो टिकता है अगर हम लोग ट्रेडिशनल कंक्रीट की बात करें। फ्लाई ऐश एक लाइट वेट मटेरियल है, एकदम हल्का है, तो इसको हम लोग जो है ना इम्बैंकमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कमज़ोर यहाँ पे सबस्टेंट होते हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एब्जॉर्बेंट को मैन्युफैक्चर करने में भी हम लोग इसको बना सकते हैं जो सूटेबल होगा, यानी कि जो वेस्ट गैसेज है उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, तो ये सारी चीज़ों में भी हम लोग फ्लाई ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा भी तो है कि फ्लाई ऐश हम लोग अच्छी अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, साथ ही एब्जॉर्बेंट के रूप में भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है जिसके थ्रू वो फ्लाई ऐश की जो यूटिलाइजेशन है, यानी कि इस तरीके से हम लोग अच्छे अच्छे फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बिहाफ में वो यहाँ पे मॉनिटर कर रही है कि फ्लाई ऐश का जनरेशन कितना हो रहा है, उसकी यूटिलाइजेशन कंट्री में जो है कैसी हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें किस तरीके से हो रही है, वो भी 1996 से। सेकेंड है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टिव इशू करी है कि फ्लाई ऐश के यूटिलाइजेशन को वो प्रमोट कर सके, वो भी 1999 में। उसके बाद इसको फर्दर 2003 में, 2009 में, 2016 में अमेंड किया गया। नोटिफिकेशन जो यहाँ पे फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन का 2016 में दिया गया है उसमें कुछ फीचर्स है, देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि मैंडेटरी अपलोड होना चाहिए फ्लाई ऐश की डिटेल्स के बारे में जो कि यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट उसको इस्तेमाल करते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंडेटरी जुरिसडिक्शंस होना चाहिए वो सारी एरिया में जहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर में। जो ट्रांसपोर्टेशन है फ्लाई ऐश का उसकी कॉस्ट को भी यहाँ पे देखना है। साथ ही टारगेट है कि 100% जो फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन है वो 2017 तक होनी चाहिए। मैंडेटरी यूज़ होनी चाहिए फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट का, वो भी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और प्रोग्राम में, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अभी पता चला ना कि रोड बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो क्यों ना जो सरकार की ऑलरेडी प्रोग्राम चल रही है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। तो ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है और यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान है, तो ये सारी चीज़ों में भी हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एक मोबाइल ऐप है जो कि ऐश मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है और ये है ऐश ट्रैक, यानी कि इसको क्रिएट किया गया है जिसके थ्रू हम लोग एक लिंक इस्टेब्लिश कर पाएंगे जो फ्लाई ऐश यूज़र्स है और पावर प्लांट एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जहाँ से फ्लाई ऐश निकल रही है और फाइनली जो यूज़ कर रहे हैं उसके बीच में एक लिंक यहाँ पे क्रिएट हो पाएगा। स्टेट लेवल पे अगर हम लोग देखें तो महाराष्ट्र है जो कि एक ऐसी मात्र स्टेट है जो कि अब तक यहाँ पे फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी को 2016 में ही अडॉप्ट की है। तो ये भी आप लोग से पूछा जा सकता है, अगर आप लोग महाराष्ट्र स्टेट से है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे फ्लाई ऐश के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखे ना कि फ्लाई ऐश क्या है, इससे कितने ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और इसको हम लोग सबसे अच्छी बात है कि हम लोग इसको डिस्पोज तो ठीक है, अगर इसका अल्टरनेटिव इस्तेमाल कोई नहीं करवा पा रहा है तो इसको डिस्पोज कर देते हैं। अदरवाइज मुझे तो लगता है कि अल्टरनेटिव जो इसका यूटिलाइज़ हो सकता है उस पर ज़्यादा हम लोग को फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ का अगर फर्दर यूटिलाइज़ हो रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, अब आते हैं एक और आर्टिकल देख लेते हैं। ये है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इकोनॉमी रेगुलेशन, है क्या ये बातें? तो इसको कैफ़े रेगुलेशन कह रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ये क्या है कि वेहिकुलर पॉल्यूशंस को कर्व करने के लिए, यानी कि जो हमारी व्हीकल से 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर से जो हमारी इमिशंस हो रही है उसको कर्व करने के लिए इस तरीके का एक कैफ़े रेगुलेशंस लाया गया है जो कि एक कंसर्न है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए। तो इस रेगुलेशंस में देखते हैं कि बात क्या किया जा रहा है। इसका एम है कि जो फ्यूल कंजप्शन है ना व्हीकल का उसको कम करना है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशंस होती है उसको कम करना है, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ानी है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन भी कम करनी है। कॉर्पोरेट एवरेज का यहाँ पे मतलब है कि सेल्स वॉल्यूम का, यानी कि वेटेड एवरेज जो हर एक ऑटो मैन्युफैक्चरर्स का है तो उनका सेल्स वॉल्यूम कितना है। ये नॉर्म्स जो है ये एप्लीकेबल है पेट्रोल में, डीजल में, एलपीजी और सीएनजी पैसेंजर व्हीकल में। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो कैफ़े जो रेगुलेशंस है वो 2017 में आई थी।
जिसमें कि एवरेज कॉर्पोरेट जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस है व्हीकल में, वो यहाँ पे आपका 130 ग्राम से भी कम थी पर किलोमीटर, और ये आपका करना है 2022 तक, और ये 113 ग्राम पर किलोमीटर ये आपका उसके बाद होगा। तो इस तरीके का यहाँ पे आपका जो है एक कैटेगरी रखा गया है कि सबसे पहले जो है 2022 तक का रखा गया है टारगेट कि 130 ग्राम पर किलोमीटर तक का इसको कम करना है, और उसके बाद 113 ग्राम पर किलोमीटर तक में लाना है। कैफ़े नॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे ज़रूरत है कार को कि वो 30% या फिर इससे ज़्यादा जो है फ्यूल एफिशिएंट हो, यानी कि 2022 तक, और 10% और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे 2017 से 2021 तक का यहाँ पे 10% है, और उससे ज़्यादा यहाँ पे 30% यहाँ पे आगे 2021 के बाद ये 2022 तक इसको बढ़ाना है। तो कैफे रेगुलेशंस आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए, एयर पॉल्यूशन के अंदर ये भी खत्म हो गया। अब देखते हैं अगेन कन्वेंशन है कुछ, इसके बारे में देख लीजिए। कॉप 2 बेजल्स, रॉटरडैम एंड स्टॉक कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ओके, तो ये सारी कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली 2019 में जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है जिसको कॉप बोलते हैं। तो ये बेसल है जिसकी कॉप 14 है, रॉटरडैम कॉप 9 हुई है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि कॉप 9 है, तो ये जेनेवा में हुई है। तो मेजर डिसीजंस लिया गया है इस बार कॉप में, तो वो भी देख लीजिए। बेसल कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट को अडॉप्ट किया गया है जिसमें कि अनसॉर्टेड, मिक्स्ड और कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट है, जो कि आपका पीआईसी के अंदर है, यानी कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर के अंदर आती है। इसमें जो रेगुलेशन है, यानी कि जो ये इस तरीके से प्लास्टिक का ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हो रही है, एक कंट्री से जो दूसरे कंट्री में मूवमेंट हो रही है, उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना है। एक पार्टनरशिप अडॉप्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी है प्लास्टिक वेस्ट को लेकर, जिसके थ्रू मेंबर कंट्रीज़ जितने भी हैं ना, उसको यहाँ पे इंकरेज करना है कि वो अपने यहाँ के जो प्लास्टिक के कचरे हैं उसको मैनेज कर सके, वो भी इन्वायरमेंटली साउंड मैनर में, इस तरीके से मैनेज करें कि इन्वायरमेंट को उससे कोई नुकसान ना हो। जो पार्टनरशिप है उसका यही एम है कि इन्फॉर्मेशन उनको कलेक्ट करना है, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ कितने कचरे हैं प्लास्टिक का, उसका इन्फॉर्मेशन उनको कलेक्ट करना है। साथ ही जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको किस तरीके से रिड्यूस करे उसको काम करना है। साथ ही पब्लिक अवेयरनेस भी फैलाए, लोगों को पता होना चाहिए कि प्लास्टिक से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ना ही हमें नुकसान हो रहा है, जीव जंतु को भी नुकसान हो रहा है, तो इस तरीके के नुकसान से बचाना है और कुछ और एक्टिविटीज़ को एडवांस करना है। ये जो पार्टनरशिप है इसकी एक्टिविटीज़ आपका 2020 के बाद से चलेगा। उसके बाद कुछ प्रोविजनल भी अडॉप्ट किया गया है, जैसे टेक्निकल गाइडलाइंस ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ ई वेस्ट एंड यूज्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो जो गाइडलाइन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, एक लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया रखा गया है मेंबर कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि वो किस तरीके से यहाँ पे अलग करेंगे वेस्ट को और नॉन वेस्ट को, वो भी बेसल कन्वेंशन के अंदर रखा गया है। उसके बाद अगर हम लोग रॉटरडैम कन्वेंशन देखें, यानी कि बेसल कन्वेंशन में क्या है कि बातें की गई है कि प्लास्टिक वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, वो भी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट का, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्लास्टिक वेस्ट जाती है उसको किस तरीके से इफेक्टिवली उसको मैनेज करनी है। सेकंड अगर हम लोग देखें तो रॉटरडैम कन्वेंशन है जो कि कंप्लाइंस मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करती है और पार्टीज़ को ये कहती है कि अपने यहाँ वो यहाँ पे देखे कि आइडेंटिफाई करो और एड्रेस गैप देखे कि वो इस कन्वेंशंस के साथ कितना कंप्लाई कर पा रहे हैं। उनका एम यही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को इंश्योर करना कि जो भी यहाँ पे ज़रूरत हो, यानी कि हैज़ार्डियस केमिकल्स को लेकर जो भी यहाँ पे ज़रूरत हो, जिससे कि हम लोग रिस्क यहाँ पे लेकर आते हैं, साथ ही इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना है जब भी इस तरीके के केमिकल्स को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। अगर कोई भी कंट्री अपने यहाँ पे इस तरीके के केमिकल्स को इंपोर्ट करती है जो कि हैज़ार्डियस है, तो उसके ऊपर यहाँ पे काम करना है। दो केमिकल हैं, एक तो यहाँ पे आपके पेस्टिसाइड्स फॉरेट्स है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कि आपका हेक्सा ब्रोमो साइक्लोडोनेकेन है। ओके, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। और ये आपका ऐड किया गया है कन्वेंशन के एनेक्स 3 में, और इसको बताया गया है कि ये पीआईसी प्रोसीजर के थ्रू इसको देखना है। इस स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के पहले यहाँ पे आप लोग समझ गए कि रॉटरडैम क्या था, ये हैज़ार्डियस केमिकल को यहाँ पे देखने, जो इंपोर्ट होता है केमिकल, वो हैज़ार्डियस जो केमिकल होता है उसके यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाएगा। इससे पहले बेसल कन्वेंशन क्या था कि जो यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट का जो मूवमेंट होता है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, उसको टैकल करना है, और यहाँ पे हैज़ार्डियस केमिकल को टैकल करना है। वहीं अगर हम लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन देखें तो यहाँ पे आपका जो है डिकोफोल और जो यहाँ पे परफ्लोरोऑक्टोइक एसिड है उसको यहाँ पे एलिमिनेट करनी है, इसके साल्ट को भी और PFOA रिलेटेड कंपाउंड को भी, और ये इस कन्वेंशन की एनेक्स ए में आती है। डिकोफोल की बात करें तो ये यहाँ पे जो है बहुत सारे फील्ड क्रॉप को, इसकी वैरायटी को मिटिसाइड्स करने के लिए यूज़ किया जाता है, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ऑर्नामेंटल को, टी, कॉफ़ी, और जो कि यहाँ पे स्किन इरिटेशंस इससे होती है। तो ये सारे जो यहाँ पे आपके फ्रूट्स वगैरह हैं इसको और ज़्यादा इसके पैदावार बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये लोगों के स्किन इरिटेशंस को बढ़ाती है, नर्व्स यहाँ पे ट्रांसमिशंस होता है,
ह्यूमन में, साथ ही साथ हाईली टॉक्सिक है फिश के लिए, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स के लिए। तो इस तरीके का यहाँ पे केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन लाया गया है जिसके थ्रू इस तरीके के केमिकल का इस्तेमाल हम लोग रोक सकें। ओके, जिससे कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे किडनी कैंसर है, टेस्टिकुलर कैंसर है, थायराइड डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है प्रेगनेंसी में, तो ये सारी चीज़ें ना हो सके इसके लिए इसका यहाँ पे लाया गया है। ओके, इंडस्ट्रियल केमिकल को यहाँ पे रोकने के लिए। अब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले है बेसल्स बैन अमेंडमेंट। क्रोशिया है जो कि यहाँ पे 97 कंट्री बन चुकी है जो कि इस तरीके के बैन को रेटिफाई करी है, और ये इस पार्टी को अडॉप्ट करी थी बेसल कन्वेंशन में 1995 में, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि यहाँ पे हैजार्डियस वेस्ट का जो इफेक्ट है, जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको यहाँ पे उसके अगेंस्ट में यहाँ पे टैकल करने के लिए। ये जो बैन अमेंडमेंट है ये सारे तरीके के जो हैजार्डियस वेस्ट है उसके एक्सपोर्ट को रोकती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी है, आपका ई वेस्ट आता है, और 29 वेल्थिएस्ट कंट्री से भी जितनी भी हैजार्डियस है उसको यहाँ पे रोकने का काम किया जाता है। OECD से लेकर नॉन OECD कंट्रीज़ को भी देखा जाता है। ये यहाँ पे एक न्यू आर्टिकल है इस कॉन्वेंशन में जो कि यहाँ पे 97 कंट्रीज़ में है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ है, जैसे US, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया, इंडिया भी है जो कि इसको रेटिफाई कर चुकी है कि वो इस तरीके से जो हैजार्डियस वेस्ट को जो एक्सपोर्ट करती है, अपने देश का कचरा दूसरे देश में जो भेजते हैं उसको यहाँ पे बैन करना है। उसके बाद बेसल कॉन्वेंशन है, वो भी यहाँ पे कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो कि हैजार्डियस वेस्ट का होता है और उसके डिस्पोजल का होता है, तो इसको 1989 में अडॉप्ट किया गया था और 1992 से ये काम कर रही है। इसका ऑब्जेक्ट यही है कि बेसल कॉन्वेंशन यानी कि ह्यूमन हेल्थ को रोकना, प्रोटेक्ट करना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कोई भी तरीके का अगर हैजार्डियस वेस्ट से अगर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो। साथ ही यहाँ पे जो है वाइड रेंज में इसको कवर किया जाता है। और यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल है इस कन्वेंशन का कि ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जो यहाँ पे हैजार्डियस वेस्ट का मूवमेंट हो रहा है उसको यहाँ पे कम करना है, मिनिमाइज़ करना है, ये सारी बातें इस कन्वेंशन के अंदर कही गई थी। रोटरडैम कन्वेंशन से अगर हम लोग देखें तो PIC के ऊपर है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर है किसी सर्टेन हैजार्डियस केमिकल और पेस्टिसाइड्स का, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड में। इसको हम लोग जो काम में लाए थे 2004 में ये काम में आई थी, और ये जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेट की जाती है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत। ये जो है आपकी रोटरडैम कन्वेंशन है ये लीगली बाइंडिंग है, यानी कि मेजर इनके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको मानना ही पड़ेगा इनके रूल्स रेगुलेशन को। और PIC के ऊपर है, यानी कि पहले ही इन्फॉर्म करना है, उसके बाद जो है इस तरीके का अगर हैजार्डियस केमिकल और पेस्टिसाइड्स अगर यहाँ पे आपका आ रहा है तो उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्म करना है। यानी कि हैजार्डियस केमिकल और पेस्टिसाइड्स अगर किसी भी तरीके का इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है तो उसको यहाँ पे आपका जो है इन्फॉर्म करना है। तो ये इसका प्राइमरी वर्क है जो कि इसमें इंक्लूड है। इस कन्वेंशन में आपकी पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल दोनों रखा गया है। उसके बाद अगर हम लोग स्टॉकहोम के बारे में बात करें तो स्टॉकहोम से आपको याद रखना है POP, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ये जो काम की है ये 2004 से स्टार्ट है। ग्लोबल ट्रीटी है जो कि ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है और इन्वायरमेंट को भी, वो भी केमिकल से, और इन्वायरमेंट को भी जो कि लॉन्ग पीरियड तक अगर हमारे इन्वायरमेंट में परसिस्ट करती है तो उस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करती है। तो सिंपल सा याद रखना है कि ये POP है। रॉटरडैम में क्या है आपका PIC है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। स्टॉकहोम में क्या है POP है, इट मीन्स कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। ओके, और बेसल्स में क्या है, जो आपका ट्रांस बाउंड्री यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है किसी भी हैजार्डियस का या फिर आपका प्लास्टिक वेस्ट का, तो वो यहाँ पे रखा गया है। तीनों कन्वेंशन के बारे में आप लोग गांठ बांध लीजिए और एकदम से याद कर लीजिए कि क्या क्या रखा गया है। कि यहाँ पे प्रोविज़न क्या है कि एलिमिनेट करना है POP को, साथ ही यहाँ पे जो है रिड्यूस करना है। यहाँ पे पार्टीज़ को ज़रूरत है कि वो यहाँ पे डेवलपमेंट करें, यानी कि जो भी न्यू POP है, जो भी आपकी परसिस्टेंट है, उनको यहाँ पे आप लोग जो है डेवलप करो और बेस्ट अवेलेबल टेक्निक लेकर आओ जिसके थ्रू ये सारी प्रॉब्लम को टैकल कर सके। ओके, तो गाइज़ आज हम लोग एयर पॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब वाटर पॉल्यूशन अलग लेसन में देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आप लोग के लिए। तो एक एक करके देखते हैं सब कुछ। और एयर पॉल्यूशन में ज़्यादा टॉपिक थी, इतना ज़्यादा टॉपिक और किसी में भी नहीं है, फिर हम लोग जो है स्पीड तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।